एक लड़का जो कि बीएससी का छात्र होता है, जिसका नाम समीर होता है। समीर जितना ही देखने में हैंडसम, उतना ही पढ़ने लिखने में तेज तर्रा। बाकी वो अचानक से कभी कभी क्लास छोड़ के और गायब हो जाता। और जब क्लास छोड़ के समीर गायब हो जाता तो जो वहां के प्रोफेसर थे वो बड़े ही चिंतित हो जाते, क्योंकि जब वो जानते थे कि ये जो समीर है पढ़ने लिखने में बेहद तेज तर्राक है, होशियार है, अचानक से चला कहाँ जा रहा है। अब इस बात की चिंता प्रोफेसर को तो थी, बाकी किसी और को भी थी। एक उसी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम काव्या होता है, उसको भी बड़ी चिंता रहती। वो बार बार समीर से सवाल करती कि तुम अचानक से चले कहाँ जाते हो, मुझे बड़ी ही तुम्हारी चिंता होती, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। समीर इस बात को टाल दिया करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, एक बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और कई लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। बाकी जैसे इस मामले का खुलासा होता है, उस इलाके के लोग पूरा का पूरा डिग्री कॉलेज हैरान सा रह जाता है। आखिर ये क्या मामला था, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही हो। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, बेहद खौफनाक है और बेहद हैरान कर देने वाली है। कुछ देर के लिए आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है शामली, और इसी शामली का एक थाना लगता है कोतवाली नगर, और इसी कोतवाली नगर का एक इलाका दयानंद नगर। इसी दयानंद नगर में रोड के किनारे 7 अप्रैल को रात के लगभग 9 बजे एक व्यक्ति अपनी मोबाइल की टॉर्च को जला के जा रहा होता है। तभी उसकी नजर रोड के किनारे पड़े एक व्यक्ति पे जाती। जब वो टॉर्च नजदीक देख के उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो व्यक्ति छटपटा रहा है और वो खून से लथपथ है। जैसे वो व्यक्ति ये देखता है, वो भी परेशान हो जाता है और तुरंत वो 112 नंबर पे कंट्रोल रूम में फोन करता है और इस घटना की सूचना पुलिस को देता है। जो वहां के नगर प्रभारी अवनीश गौतम होते हैं, एसआई गौतम भैया होते हैं और एसआई नीमा गौतम होती है। जब इस मामले को लोग जानते हैं, तुरंत एक पुलिस की भारी टीम लेते हैं और घटना स्थल पे पहुंचते हैं। बाकी जैसे ही वो घटना स्थल पे पहुंचते हैं, पता चलता है कि जो व्यक्ति तड़फड़ा रहा था, जो व्यक्ति छटपटा रहा था कुछ देर पहले, वो अब इस दुनिया में रहा नहीं। और पुलिस की टीम पहुंचते उससे पहले भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई रहती है। अब भीड़ थी कि पुलिस को उस डेड बॉडी के नजदीक आने नहीं दे रही थी। किसी तरह पुलिस भीड़ को एक तरफ करती है और उस डेड बॉडी के पास पहुंचती है, किसी तरह उसको अपने कब्जे में लेती। इसके बाद उसके पॉकेट का चेक किया जाता है, उसमें एक पर्स रहता है और जब पर्स को निकाला जाता है उसमें एक आईडी कार्ड रहता है, जिससे पता चलता है कि जो मरने वाला व्यक्ति है इसका नाम राकेश रूहेला है और ये इसी इलाके के लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे इसका घर है। अब पुलिस भी हैरान है, परेशान है कि एक व्यक्ति जिसका घर है यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, उसकी इतनी निर्ममता से किसी ने हत्या कर दी। जब इसके बारे में और पता किया जाता है तो पता चलता है कि दिल्ली के शहादरा में एक इंस्टीट्यूट में टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन का काम करता है और साथ ही इसने जो है कि कमेटी डाल रखी है। कमेटी का मतलब ये होता है कि कई लोग मिलके, जैसे 10-20 लोग मिलके और पैसे लगाते हैं, जिसकी बारी पहले आती है वो पैसा लेता है। अब ये भी काम करता था। बाकी पुलिस हैरान है, परेशान है कि आखिर इसको मार कौन गया। अब तमाम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है और साथ ही इसके परिवार को ये सूचना दी जाती है, जो कि पत्नी रोते हुए और बेटा रोते हुए वहां पहुंचते हैं। पत्नी
अलग गिर पड़ रही है कि मेरे पति को किसने मार डाला, बेटा अलग कह रहा है कि मेरे बाप को किसने मार डाला। अब पुलिस के पास ना कोई सबूत था और ना ही कोई सुराग था। पुलिस भी हैरान है, परेशान है। अब आखिर करे तो क्या करे। अब डेड बॉडी को किसी तरह अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही अब अपने तरीके से जांच करने की कोशिश करती है। परिवार वालों से पूछा जाता है, कोई दुश्मन, किसी से कोई रंजिश, ये कमेटी डालता था, हो सके पैसे को लेके किसी से अनबन। बाकी ऐसा भी मामला कुछ निकल के सामने नहीं आता है। और जहां तक अगर जो बात की जाए कि कोई अगर जो लूटपाट के इरादे से इस व्यक्ति को मारा, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि जो मरने वाला ये राकेश रूहेला था, उसके जो गले में सोने की चेन थी, उसके पॉकेट में जो पर्स था उसमें पैसा था, सारी चीजें बखूबी पड़ी हुई थी। ये लूटपाट का भी मामला नहीं लग रहा था। सभी लोग हैरान, परेशान है। अब जो है कि इस मामले को पुलिस अब जांच ही कर रही है। इधर जो इलाके के लोग धरने पे बैठ रहे हैं, लोग शोर शराबा मचा रहे हैं कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एक व्यक्ति जो कि इस इलाके का एक तरह से मानिए तो रसूखदार व्यक्ति था, जो रोज आता और रोज जाता, बाकी किसी से कोई अनबन नहीं होती थी। और रोज वो सुबह निकलता, ट्रेन पकड़ता, लगभग घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पे रेलवे स्टेशन था, ट्रेन से जाता और फिर ट्रेन से ही आता। और ये उस जो है कि 7 अप्रैल के दिन ये ट्रेन से आ ही रहा था। इसकी हत्या कर दी, यानी हत्या करने वाले को पता था कि ये कब आएगा। अब पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, कोई सबूत नहीं था। तभी पुलिस वहां के जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनको खंगालने की कोशिश करती है, जो कि घर से लेके अब वहां के मार्केट तक रहती है। तभी पुलिस को ये सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि 2 लोग बाइक पे सवार एक किराना स्टोर दुकान पे जाते हैं और वहां रुकते हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज मिलती है, उसको लेके उस किराना स्टोर के मालिक के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं। तो जो किराना स्टोर वाला व्यक्ति है वो कहता है कि ऐसा है कि एक को तो मैं पहचान रहा हूं जिसका नाम विशाल है, दूसरे को मैं नहीं पहचान रहा। और विशाल वही है जिसका पिता का नाम राकेश रूहेला है, और राकेश रूहेला अब इस दुनिया में रहे नहीं। जब पुलिस को यह बात पता चलती है तो तुरंत अब राकेश रूहेला के घर पहुंचती है और विशाल को उठाती है। और जब विशाल को उठाती है, विशाल से जब पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि जो उसके साथ वाला लड़का रहता है जिसका नाम समीर होता है। अब जब समीर की बात सामने आती है कि उसके बहन का ये बॉयफ्रेंड है समीर, और विशाल के साथ विशाल से पूछा जाता है कि तुम उस दिन किराना स्टोर दुकान पे क्या कर रहे थे, तो वो बताता है कि मैं तो दूध लेने गया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ रास्ते में पिताजी को किसी ने मार दिया। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। वो दूध लेके घर आता है। बाकी जैसे वो दूध लेके घर आता है, फिर जो उसके साथ वाला जो लड़का रहता है जिसका नाम समीर होता है, वो किसी और के साथ उस इलाके के तरफ जाता हुआ दिखता है सीसीटीवी कैमरे में, जिसका नाम सादाब होता है। अब समीर को उठाया जाता है और समीर को जब उठा के पुलिस तबीयत से पूछताछ करती है, तो पहले तो समीर इधर उधर की बात टालता है। बाकी जैसे ही वो एक कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान सा रह जाता है। दरअसल ये जो समीर है, काव्या का बॉयफ्रेंड, ये अब अपने दोस्त सादाब के साथ जो है कि जाता है, और जाने के बाद 2-3 लोग और मिलते हैं, और 3 लोगों के साथ वो उस घटना स्थल पे जाता है। और जब घटना स्थल पे जाता है तो पुलिस को एक कहानी सुनाता है जिसमें बताता है कि मैंने नहीं मारा, बल्कि किराए के 3 लोग थे जो कि इनको मारे हैं, राकेश रूहेला को। जब पुलिस को यह बात पता चलती है कि ये किराए के 3 लोग थे, तब एक और कहानी निकल के सामने आती है जिसमें कि काव्या भी होती है। काव्या को पुलिस उठाती है और जब पूछताछ करती है तो काव्या जब टूटती है तो एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद सभी लोग अपने अपने कानों पे हाथ रखने लगते हैं। दरअसल जो काव्या है
ये जब समीर से मिली कॉलेज में, तो दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और अक्सर ये अब होटल में जाने लगे। एक बार दोनों, काव्या और समीर, एक ओए होटल से निकल रहे थे, तभी उनकी नजर, राकेश रुहेला की नजर इन पे पड़ जाती है। और जब पड़ती है तो ये काव्या के नजदीक जाते हैं और समीर को दो चार झापड़ भी लगाते हैं, काव्या को भी फटकार लगाते हैं। कहते हैं कि आज के बाद अगर जो मेरी बेटी के नजदीक आया तो सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। अब धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है, बाकी काव्या का और समीर का मिलना जुलना बंद नहीं होता है। ये यहां तक तो एक हद थी। बाकी एक दिन अचानक से राकेश रुहेला घर पे आते हैं तो देखते हैं कि ये जो लड़का है समीर, वो घर से निकल रहा है। और जब देखते हैं कि घर पे ना बेटा है ना बेटी, और पत्नी कृष्णा और समीर यहाँ क्या कर रहा था। राकेश रुहेला अचानक से जाते हैं और अपनी पत्नी कृष्णा से कहते हैं कि तुम्हारा और समीर का जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। जैसे ये बात सटीक तौर से कृष्णा सुनती है, उसके होश ही उड़ जाते हैं, उसके चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है और उसके चेहरे को देख के ही लग जा रहा था कि इनमें कुछ ना कुछ गलत है। अब यहाँ पे जो राकेश रुहेला है वो कृष्णा यानी अपनी पत्नी से मारपीट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है, वो गलत है। अब यहीं से बात बिगड़ जाती है। अब इन दोनों में मारपीट हो ही रही थी कि तब तक इनकी बेटी काव्या भी आ जाती है, किसी तरह इस मामले को संभालती है। बाकी यहाँ अभी काव्या को ये नहीं पता रहता है कि जो समीर उसका बॉयफ्रेंड है, ना सिर्फ उससे मिलता है बल्कि घर आके उसकी गैर मौजूदगी में उसकी माँ से भी मिलता है। यानी लड़का एक और माँ के साथ भी संबंध बनाया है और इधर बेटी के साथ भी संबंध बनाया है। अब इधर जो है कि दोहरी जिंदगी तो वो जी रहा था। इधर कृष्णा को ये पता था कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है और दूसरे उससे कृष्णा भी शारीरिक संबंध रखी हुई थी, जिसकी किसी को खबर नहीं थी, ना ही विशाल को, ना ही काव्या को, ना ही राकेश रुहेला को। पर जैसे ही इस मामले का खुलासा होता है, अब ये जो कृष्णा है एक साजिश रचती है, एक षड्यंत्र बनाती है जिसमें कि काव्या को भी मिलाती है। इसके बाद समीर से कहती है कि अब तो इस मामले का खुलासा हो गया और जल्द से जल्द इसको रास्ते से हटाना होगा, वरना अब हम लोगों की जिंदगी बड़े खतरे में। समीर कहता है कि मैं तो ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो कि ऐसे काम को करते हैं, ऐसे काम को अंजाम देते हैं, जिसके लिए पैसे लगेंगे। कृष्णा पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। 7 लाख वो लोग रुपए मांगते हैं। बाकी वो कहती है कि 7 लाख रुपए तो अभी नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा है कि हथियार खरीदने में पैसा लगता है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जो काव्या होती है अपने ही घर से एक जो है कि तमंचा निकाल के उन लोगों को देती और साथ में कुछ 2 लाख रुपए भी देती और कहती है कि काम हो जाएगा, इसके बाद जो भी रकम देनी होगी मैं दूंगी। ये सौदा 4 लाख रुपए में जो कि डन होता है। अब एक वक्त जो कि 7 अप्रैल रात के 9 बजे, जब भी राकेश रुहेला ट्रेन से उतरता है, घर के लिए आ रहा होता है, रास्ते में ये लोग जाते हैं। बाकी तभी इनकी नजर विशाल पे पड़ जाती है। विशाल दूध लेने जा रहा होता है। विशाल को समीर अपनी बाइक पे बैठाता है, जल्दी से जाता है किराने स्टोर से दूध लाके उसको घर छोड़ता है। इसके बाद शादाब को लेता है, शादाब को लेके फिर जाता है, फिर उन 3 शूटरों से मिलता है। इसके बाद 3 शूटरों को उस घटना स्थल पे ले जाता है जहां की ये राकेश रुहेला आ रहा होता है। अब राकेश रुहेला पर नजदीक से ही गोली चलाता है राकेश रुहेला की, जो कि जैसे गोली चलाते हैं वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं, सोचते ही हैं कि मर जाएगा। तब तक एक व्यक्ति की नजर पड़ जाती है जो कि पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करता है। बाकी पुलिस को आते आते राकेश रुहेला की मौत हो जाती है। जब काव्या इस घटना का खुलासा की तो वाकई लोग हैरान थे। उस इलाके के लोग बड़े ही सदमे में हो गए कि एक पत्नी अपने पति को कैसे ऐसे मरवा सकती है, और एक बेटी जो कि जान रही थी कि उसकी माँ का भी अफेयर मेरे ही बॉयफ्रेंड से, और वो लड़का जो कि माँ और बेटी के साथ दोनों के साथ नाजायज रिश्ते में था। अब इसी काव्या के तहरीर पे, काव्या के बयान के अनुसार
समीर, शादाब और उन 3 शूटरों को और साथ काव्या और कृष्णा को भी गिरफ्तार किया जाता है, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब देखिए कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। फिलहाल में तो ये जेल के भीतर, पर यहाँ जो लड़का विशाल होता है उसकी कोई गलती नहीं होती, उसको इस बात की जानकारी भी नहीं होती है। जब ये मामला का सारा खुलासा हो जाता है तो पुलिस को बताता है कि मैंने भी एक दिन समीर को अपने घर पे देखा था, तो माँ से मैंने पूछा भी था कि ये क्या करने आया, काव्या तो घर पे नहीं। तो कही कि ऐसी कोई बात नहीं, वो दरअसल जान नहीं रहा था कि काव्या घर पे नहीं, वो कुछ बुक्स लेने आया था। बाकी अगर जो मैंने ये बात पिताजी से पहले ही कह दी होती तो शायद इस मामले का पहले ही कुछ अच्छा फैसला हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी घटना नहीं होती। तो ये तमाम बातें, तो इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो है कि दरिंदों को और खास करके समीर को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तो आप लोगों के सलाह का, आप लोगों के मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।